कार का हाल देख लीजिए, तीनों के हाल बुरे हैं। महंगाई का ये हाल है कि जो 10 साल पहले हीरो होंडा की मोटरसाइकिल 65,000 में आती थी, वो आज 1 लाख के ऊपर है। डीजल पेट्रोल के दाम आज 100 के आसपास चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक ही वर्ग का जो RSS का सर्टिफिकेट लिए, वो आज वाइस चांसलर बना बैठा है। आपको कहीं नहीं जाना, सबसे बड़ा जातिवाद का उदाहरण देखना हो तो बाबा राम भद्राचार्य के विश्वविद्यालय में देख लीजिए, 99.5 स्टाफ आज एक ही वर्ग का बैठा हुआ है, लेकिन उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगा। देखिए, जैसे सोसाइटी में आप लगातार देख रहे हैं कि खाद को लेकर के गरीब से लेकर के जो अन्य पिछड़ा आदमी है, वो खाद को लेकर के 4-4, 5-5 घंटे लाइन लगाता है। उसके बावजूद भी उसको खाद नहीं मिल पा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्हीं लोगों को, कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तब से जितनी भी सोसाइटियां हैं प्रदेश और चाहे जिले के देख लीजिए, आपको 90% क्या 99% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नात और रिश्तेदार सोसाइटियों में अध्यक्ष बने बैठे हैं। अब वो रिश्तेदार बने बैठे हैं, उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि सबसे ज़्यादा खाद की कालाबाजारी यही लोग कर रहे हैं। इससे पूर्व में जो सरकारें थी, कभी खाद के लिए इतनी मारा मारी, इतनी जद्दोजहद नहीं होती थी। आज इस सरकार में ये हाल है कि लोग बच्चे और लेकर महिलाओं को लेकर लाइन में लगते हैं और रात 2 बजे से लाइन में लगते हैं भूखे प्यासे। उसके बाद भी सोसाइटी में जाने के पता चलता है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, लौटा दिए जाते हैं। आप अपना आधार कार्ड नहीं लाएं, अपनी खतौनी नहीं लाएं, पासबुक नहीं लाएं। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी खाद दे रही है किसानों की कि सोना दे रही है? इस तरह मारा मारी है खाद में कि एक बोरी खाद लाने के लिए जो एक बोरी इस सरकार में खाद पा गया, समझ लो कोई ना कोई जंग बड़ी जीत गया। अच्छा, कहीं ना कहीं सोसाइटी में खाद आती है, उस कमरे पर रख जाती है, लेकिन सुबह सोसाइटी का ताला खुलने से पहले खाद गायब हो जाती है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं दलाली होती है, भ्रष्टाचारी होती है, या खाद का कमरा खुलने से पहले खाद बढ़ जाती है? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है कि जिले के जिलाधिकारी महोदय जारी किए कि इतने टन खाद आई जिले में, जितने ट्रक आए खाद के, लेकिन हर सोसाइटी में जाने के बाद रात में पता नहीं कहाँ चली जाती कि सवेरे लाइन वही फिर लग जाती, फिर खाद के लिए मारा मारी होती है। तो आखिर कहीं ना कहीं बीच में जो ये घपलाबाजी इस सरकार में हो रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। मुझे तो सुनने में आया है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गोपनीय बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो सारे लोग खाद ब्लैक करके बाजारों में अनाप शनाप दाम में बेचते हैं और कालाबाजारी करते हैं। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होते हैं, वो आपने जैसा कहा कि इन्हीं की पार्टी के लोग रहते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तो आज सड़क बनी, अगले 1 हफ्ते में सड़क उखड़ जाती है मात्र 1-2 पानी में आने के बाद। तो क्या लगता है कि कहीं के पैसा बचत कर रहे हैं, सरकार में आकर सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये तो शुद्ध भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम देख लीजिए, अभी तमाम ऐसे काम आपने देखा होगा। भी यही बगल में पर्यटन विभाग करा रहा है बावली का निर्माण, कोठी तालाब में बगल में जो बनी हुई है, ये बहुत प्राचीन कोठी तालाब बना हुआ है। इसमें पर्यटन विभाग काम कर रहा है और एक तरफ से दीवार बन रही, पीछे से दीवार एक दिन रात में भरभरा कर गिर गई। तो आखिर खुले भ्रष्टाचार है और इसमें आंख मूंद कर जिले में जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, वो आंख मूंद कर दस्तखत कर रहे हैं कि नहीं सब काम ठोस हो रहा है। अभी जो पुराने काम पर्यटन विभाग के देख लीजिए, चाहे जितने भी इनके काम पर्यटन विभाग के देखिए, सारे कामों में भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के उद्देश्य से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे टेंडर लगवाते हैं, ऐसे काम करवाते हैं कि ताकि वहाँ लोगों की निगाह न जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार कर सकें। अच्छा, भ्रष्टाचार से संबंधित जिले में ये बात कितनी सत्य है कि कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि ऊपर तक कमीशन देना पड़ता है, इसलिए जो पैसा कम से कम बचता है उसी पर लगाया जाता है, विकास किया जाता है, इसलिए विकास भ्रष्ट हो जाता है। तो कहीं आपको क्या लगता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारियों तक कमीशन बंधा है या फिर नहीं बंधा है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी जुड़ा होगा, किसी भी आप ठेकेदार या नेता से पूछ लीजिए, उनका सबका कमीशन बंधा हुआ है। नीचे से ऊपर तक कमीशन भेजते हैं लोग, और तभी जाके नीचे कोई जांच करने नहीं आता, ना ही कामों की गुणवत्ता देखी जाती है। आप कोई भी पुरानी सरकार की सड़कें देख लीजिए, आज भी चल रही। इनकी अभी तमाम ऐसी सड़क है आपके विधानसभा, मानिकपुर विधानसभा में कई ऐसी सड़कें हैं। एक वहाँ की है आपके रामनगर के पास से है, एक सड़क निकली हुई 1 महीना भी नहीं हुआ, रोड एकदम गड्ढे हो गए बड़े बड़े। तो इनके कामों में काम इधर हुआ नहीं, पीछे से वो भ्रष्टाचार उजागर होने लगता है। कहीं रोड धंस जाती है, कहीं पुल टूट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम ही कर रही है कि जिससे
पैसे का बंदर बांट किया जाए, विकास से उनसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे आपने कहा कि मैं 4 बार जिलाध्यक्ष रह चुका हूं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर ये गंभीर आरोप लगता है कि यहाँ पर परिवारवाद होता है, भाई भतीजावाद होता है, अन्य पार्टियों में सबका साथ सबका विकास होता है। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद, पक्षवाद चलता है या फिर सबका साथ सबका विकास वास्तविक नीति समाजवादी पार्टी में ही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रजेश जी, ये आपने अच्छा सवाल किया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर भाजपा के लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं जी। तो इसमें मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं जी कि इस जिले में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में हमारे श्रद्धेय पिताजी का योगदान रहा जी। और उन्होंने सन 87-88 से नेताजी के आदेश पर, माननीय नेताजी के आह्वान पर, श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जी, उनसे जुड़े 82-83 के आसपास। और फिर इसके बाद लोकदल में जुड़े, लोकदल के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी बनी। तो नेताजी के कार्यों को आगे बढ़ाते रहे और उन्होंने इस जिले में समाजवादी पार्टी को स्थापित करने में जीवन के 30-40 बरस कुर्बान कर दिए। तो उनकी इस जिले के एक प्रकार से वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और वो शुरुआत में जिलाध्यक्ष रहे। 1997 में जब जिला बना तो नेताजी ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया और वो इससे पहले लोहिया वानी के प्रदेश महासचिव रहे, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव रहे। उसके बाद जब जिला बना 97 में, चूँकि जिला बनाने में भी जिले के सम्मानित लोगों के साथ जो एक संघर्ष समिति बनी थी उसमें हमारे पिताजी थे और उन्होंने इस जिले को बनाने के लिए विधानसभा तक में इलीगल तरीके से घुसकर पर्चा फेंका और वहाँ नारा दिया कि चित्रकूट को जिला बनाओ, लक्ष्मी प्रसाद वर्मा की जान बचाओ। क्योंकि इस समय पूर्व विधायक लक्ष्मी प्रसाद वर्मा जी जिले में अनशन में बैठे थे कई महीने से और उनकी हालत एकदम पतली हो गई थी भूख प्यास से। तो पिताजी ने और 5-6 लोगों ने विधानसभा में गए, तो यहाँ से सब लोग, लेकिन घुस केवल पिताजी पाए वहाँ। और वहाँ पर पर्चे फेंकना और चित्रकूट बना। इसके बाद 97 में इन लोगों की लड़ाई की बदौलत 97 में जिला बना और जिला बनने के बाद पिताजी पहले जिलाध्यक्ष बने। इसके बाद 2-3 साल जिला संगठन में रहे। इसके बाद नेताजी ने पार्टी की कमान गौरीशंकर मिश्रा, जो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हैं गौरीशंकर मिश्रा जी, उनको जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद 2 साल 1 साल के आसपास वो भी रहे, 1-2 साल। उसके बाद माता प्रसाद कुशवाहा जी पूर्व जिलाध्यक्ष, वो भी जिलाध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद फिर पिताजी पुनः बनाए गए। पिताजी के बाद फिर भैया लाल यादव जी बनाए गए। उसके बाद पिताजी फिर बनाए गए तीसरी बार 2011 के आसपास। और दुर्भाग्य से उनका 2013 में आकस्मिक निधन हो गया। निधन उपरांत माननीय अखिलेश यादव जी ने घर आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजनीति में आओ। और उन्होंने जिलाध्यक्ष जैसे बड़े पद की, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 24 वर्ष थी और उन्होंने जिम्मेदारी दे दिया। मैंने बखूबी काम किया और 1 साल बाद हम हट गए, प्रदेश कार्य समिति में कर दिए गए और जिलाध्यक्ष हटा दिए गए। इसके बाद भी फिर भैया लाल जी बने और उसके 2 साल बाद फिर 2016 में मुझे जिम्मेदारी मिली और उसके बाद मैं लगातार 2022 तक 23 तक जिलाध्यक्ष रहा। 4 बार जिलाध्यक्ष कार्यकाल हुआ और मेरे कार्यकाल में मैंने यहाँ विधान उत्तर प्रदेश शिक्षक सभा शिक्षक MLC का जो चुनाव, यहाँ मान सिंह यादव जी लड़ रहे थे, स्नातक MLC, उनको जितवाने का काम किया। अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका के चुनाव में क्लीन स्वीप करने का काम किया। यहाँ पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका के चुनाव में एक भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष स्वयं हार गए। इसके बाद हम 2022 में हम लोगों ने ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं ने काम किया मेरे नेतृत्व में और हम लोगों ने एक विधानसभा कर भी जीत गए अच्छी वोटों से। मानिकपुर 1000 से रह गए। इसके बाद 1 साल बाद हमको प्रदेश कार्य समिति में जोड़ दिया गया। तो जातिवाद की इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बात कहाँ से आई। यहाँ पर शशांक द्विवेदी को चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, सत्यनारायण कोल जी को लड़ाया। आखिर जातिवाद परिवारवाद वहाँ के कहा जाता है कि जब एक ही परिवार के लोग MLA MP का चुनाव लड़ रहे हों, एक ही परिवार को जिलाध्यक्ष बना दिया जा रहा हो, एक ही परिवार को टिकट दिया जा रहा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष रहे, माता प्रसाद जी और गौरीशंकर मिश्रा जी जिलाध्यक्ष रहे। परिवारवाद का आरोप इनका केवल और केवल ये दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, जबकि वास्तविक बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा घोर परिवारवाद है। तो ये केवल
ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी जातियों का सम्मान करती है और जब जब समाजवादी पार्टी में ज़रूरत पड़ी है, आपके श्यामाचरण गुप्ता जी हम 2004 में सांसद रहे जी, अगर परिवारवाद होता तो उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए जी। शशांक द्विवेदी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको टिकट 2002 में पार्टी ने दिया, तो परिवारवाद कहाँ रहेगा। इसके बाद डॉक्टर सत्यनारायण कोल 2 बार चुनाव लड़े, परिवारवाद इसमें कहाँ रहेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार ये कहती है, केंद्र में बैठे हो उच्च अधिकारी या केंद्र में बैठे हो उच्च लेवल के नेतागण ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो क्या ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनने में क्या किसी विशेष जाति का हाथ है या फिर हिंदू राष्ट्र बनने में सर्व समाज को एक साथ आगे आना चाहिए। देखिए, मैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत क्यों नहीं रही, हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करना है जी। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू जी, और आपके राष्ट्रपति हिंदू, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ घोषित करने आएंगे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र रोका कौन है भारतीय जनता पार्टी को। ये केवल और केवल जुमलाबाजी, लफाजी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा काम नहीं। भारत का संविधान हमको क्या सिखाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए कि हम एकता की बात करते हैं। भारत का संविधान हमको सर्व समाज को आगे आने का अनुमति देता है, अधिकार देता है और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा रही है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीच होती है। जब आरक्षण की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू नहीं दिखते हैं, जब नौकरी की बात आती है तो नात रिश्तेदार दिखते हैं, हिंदू नहीं दिखते हैं। जब कहीं आपके टिकट बंटवारे की या कहीं आरक्षण की बात है या कहीं शैक्षणिक संस्थानों में जो आज देश की टॉप यूनिवर्सिटियाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक ही वर्ग का जो RSS का सर्टिफिकेट लिए वो आज वाइस चांसलर बना बैठा है। आपको कहीं नहीं जाना, सबसे बड़ा जातिवाद का उदाहरण देखना हो तो बाबा राम भद्राचार्य के विश्वविद्यालय में देख लीजिए, 99.5 स्टाफ आज एक ही वर्ग का बैठा हुआ है, लेकिन उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगा। वहाँ हम लोग बोलेंगे तो बाबा कहेंगे कि हिंदू खतरे में है, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने उद्देश्य से ही टारगेट सेट करती है। जब उसको समझ में आए कि हमको खतरा है तो कहेगी मुसलमानों से खतरा है, हिंदू एक हो जाए। अच्छा, ये बात कितना सत्य है कि जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो सरकार कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम कर करके वोट अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है तो भ्रष्टाचारियों को कहीं न कहीं एकत्रित करके एक तरफा भ्रष्टाचार करने का काम करता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में कई राज्यों में बहुत से लोग शिक्षा स्तर पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके जब नौकरी का समय आता है तब नौकरी आने से पहले नौकरी लगने से पहले जो पेपर होते हैं तो पेपर कहीं न कहीं कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। तो पेपर लीक होने में सबसे बड़ा हाथ आपको क्या लगता है कि किसका होता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो नौकरी है इनके पास जी, न स्वास्थ्य है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, न रोजगार है जी। इनके पास केवल और केवल गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है जी। आज थानों में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा शोषण दलितों पिछड़ों का हो रहा है जी। आप चाहे तहसील चले जाइए, चाहे कचहरी चले जाइए, किसी का बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई आज कम नहीं हुई। इन्होंने कहा था, एक योजना इन्होंने चलाया था, आपको बता दें कि कहा हम गरीब महिलाओं के आंसू पोंछेंगे, जो चूल्हे में खाना बनाती हैं उनको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देंगे। कनेक्शन तो इन्होंने दे दिया, एक बार भरा दिया, दोबारा नौबत आई, भराने की नौबत नहीं आई। जब 923 रुपये लगता है भराने में, तो जब व्यक्ति 2 दिन 3 दिन गरीब मजदूरी करेगा तब जाकर उसका 923 रुपये होता है। आज उन सिलेंडरों का ये हाल है कि आप पाठा में कहीं भी चले जाइए, यहाँ गाँव में चले जाइए, इनके सिलेंडरों को बोरे में भरकर महिलाएं अटरिया में चढ़ा दिया और गैस उल्टा पड़ी हुई। अब फिर से वही कंडा लकड़ी में काम चल रहा है, लकड़ी चूल्हे में खाना बना रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी उज्ज्वला भूल चुके हैं, अब ये बुज्झोला योजना चला रहे हैं, यानी सबको गुमराह करना। दिन भर इस सरकार में, मैं आपको सबसे शुरू में बताया हूँ कि सरकार में गरीबों के लिए सिर्फ एक काम मोदी जी ने पकड़ा दिया है कि एक आधार कार्ड ले लो, एक फोटो कॉपी उसकी करा लो, दिन भर ऑनलाइन KYC कराओ, कोई सुनने वाला नहीं। कहीं न कहीं आज जो चर्चा हुई समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अनुज यादव जी से हुई और आपने देखा कि इन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन मुद्दों को उठाने पर कहीं न कहीं पीड़ित लोग असमर्थ इसलिए हो जाते हैं कि हमारी बात आगे तक नहीं जाएगी, विरोध अनायास फैल जाएगा। कहीं न कहीं उन मुद्दों को आज उठाने का इन्होंने काम किया। साथियों, आप इनकी बातों से कितना सक्षम हैं, कितना समर्थन देते हैं इनकी बातों को, जरूर बताएं। बने रहिए हिंद न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।